नमस्कार, राधे राधे साथियों। तो आज हम करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट, जो आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी है। सुप्रीम कोर्ट अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट आएगा तो उसको मैं ब्रैकेट में मतलब शॉर्ट में SC लिखूंगी। SC का मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट समझना है, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट नहीं समझना है, ठीक है। इससे हमारा समय बचेगा और जो है चीज़ें आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, अपने भारत में जो है सबसे ऊपर जो न्यायपालिका है, जुडिशरी में जो सिस्टम है वो है, ठीक है। और जो भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो संविधान का भी क्या है, ये अंतिम व्याख्याकार है। क्या है, अंतिम व्याख्याकार है कौन? सुप्रीम कोर्ट। भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, मतलब जो है लास्ट में अपील आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, और फिर उसके बाद में लास्ट में जो है अपने क्या आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट। तो लास्ट में अपील आप कहाँ पे कर सकते हैं, किसी भी मामले से रिलेटेड, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अपना, उसका क्या है, अंतिम व्याख्याकार है। संविधान का संरक्षक भी है, अभिरक्षक है और रक्षक है, ठीक है। तीनों ही यहाँ पे है, प्रोटेक्टर भी है, गार्जियन भी है और कस्टोडियन भी है, किसका, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके। और भारत में जो है एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। क्या है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। और जो ये हमने क्या है, जुडिशियरी वाला जो सिस्टम है, ये हमने कहाँ से लिया है, मैंने आपको बताया था फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट की स्थापना हमने कहाँ पे करी थी, तो 1935 का जो अपना एक्ट था, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, वहाँ पे हमने फेडरल कोर्ट की स्थापना करी थी। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट अपन ने लिया है, किसका, जुडिशियरी का कॉन्सेप्ट, मतलब न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, 1935 के एक्ट से लिया है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अब जो इसकी स्थापना है, तो इसकी स्थापना हमने 28 जनवरी 1950 को की है, 28 जनवरी 1950 को। और 1958 तक जो सुप्रीम कोर्ट है वो संसद भवन परिसर में ही क्या चलता था, संसद भवन परिसर में ही ये चलता था, ठीक है। जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऐसे भी आ जाता है कि नरेंद्र मंडल, नरेंद्र मंडल संसद भवन। और दिल्ली में ये क्या था, कार्यरत था, कब तक, 28 जनवरी 1950 से लेके 58 तक। फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमने 58 में क्या किया, जो प्रेजेंट में अभी अपना कोर्ट है वो यहाँ पे 1958 में हमने उसमें स्टार्ट किया है काम। और ये जो है प्रेजेंट वाला, ये 4 अगस्त 1958 को हम प्रेजेंट वाला जो भवन है उसमें गए हैं। और ये प्रेजेंट वाला भवन है कहाँ पे, तो ये है अपने तिलक मार्ग और नई दिल्ली, ठीक है। ये है तो दिल्ली में ही, ये वाला भी, प्रेजेंट वाला, पुराना वाला भी दिल्ली में था। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है, तो भाई संसद भवन नरेंद्र मंडल दिल्ली में है। कौन सा वाला, ओल्ड वाला। और अभी जो न्यू वाला है, न्यू वाला प्रेजेंट वाला जो संसद भवन, सॉरी सुप्रीम कोर्ट है अपना, वो कहाँ पे है, तो ये तिलक मार्ग नई दिल्ली में है। इसका ट्रांसफ़र किया है। तो वर्तमान भवन में हमने एंट्री कब की है, तो 4 अगस्त 1958 को की है। उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट कौन थे, तो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट उस टाइम पे ये थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था, ठीक है। तो उद्घाटन करने वाले भी यही है, राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये दोनों डेट आपसे पूछी जा सकती है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अस्तित्व में तो कब आ गया था, तो ये जो है, ये हमें याद रखना है कि 26 जनवरी और 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो जब संविधान लागू हुआ था उसके साथ ही ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये अस्तित्व में आ गया था। लेकिन जो इसका फिर ये संसद भवन वगैरह है, तो इसका आपसे पूछे तो ये आपको 28 जनवरी बताना है कि इसकी स्थापना कब की थी, तो संविधान बनाने के 2 दिन बाद में, ठीक है। तो 2 दिन बाद में 28 जनवरी को अपन ने इसकी क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। और स्थापना जब करी तो उस टाइम पे फर्स्ट जो है मुख्य जस्टिस कौन थे, तो मुख्य जस्टिस को मैं CJ लिखूंगी, मतलब चीफ जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CJ का मतलब आपको समझना है चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, इससे भी हमारा समय बचेगा। तो चीफ जस्टिस कौन थे उस टाइम पे, फर्स्ट जब हमने स्थापना की थी, तो इस टाइम पे अपने थे हीरालाल जे कानिया। क्या नाम है इनका, हीरालाल जे कानिया इनका नाम है, ठीक है। और जो इसका उद्घाटन है, ये उद्घाटन कितने बजे हुआ था इसका, 28 जनवरी को। तो 28 जनवरी को जो है इसका उद्घाटन हमने किया था 9:45 AM पे, ठीक है। 9:45 AM पे हमने इसका उद्घाटन कर दिया था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। और पहले जो ये हमने स्थापना करी थी उस टाइम पे सिस्टम क्या था, तो 1+7 का था, ठीक है। 1 CJ और 7 जो है अदर जज वाला सिस्टम यहाँ पे था 1950 में। और बाद में फिर हम इसको चेंज करते जा रहे हैं, तो वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल जो 124 है, 124 कहता है कि भारत में क्या होगा, अपने एक सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर इसके भी बहुत सारे सब आर्टिकल है जो अपन को ध्यान में रखने हैं। उससे पहले हम बैकग्राउंड देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भाई अपना सुप्रीम कोर्ट है वो अपन ने लिया कहाँ से है, और जो है यहाँ पे ये अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है, ठीक है। और जो अपना न्यायालय भवन है उसकी आकृति कैसी है, तो उसकी आकृति है न्याय के तराजू, स्केल्स ऑफ जस्टिस के प्रतीक के रूप में। क्या है उसका आकार, तो आकार है न्याय के तराजू, स्केल्स ऑफ जस्टिस जो है इसको बोलते हैं अपन। और यहाँ पे क्या है, और आपको याद रखना है कि भाई ये यहाँ पे
27.6 मीटर ऊंचा क्या है एक गुंबद है, क्या है 27.6 मीटर ऊंचा गुंबद है, और एक क्या है यहाँ पे विशाल बरामदा भी है, क्या है यहाँ पे एक विशाल बरामदा है। ये सारी चीज़ मैं अपने मन से नहीं बता रही, सारा ऑफिशियल वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोलते ही आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ से भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, बाकी आर्टिकल्स तो हम अभी देखेंगे ही, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया है, तो ये क्या है इसका प्रतीक है, प्रतीक क्या है न्याय की तरह। जबकि आदर्श वाक्य पूछ ले तो आपको बताना है या तो धर्मस्ततो जय, मतलब जहाँ धर्म है वहीं क्या है विजय है, क्या है इसका मतलब जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, ऐसा इसका आदर्श वाक्य है, ध्येय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या है जो पहले कॉन्सेप्ट था अपना, ये रहा देखो प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट, इसको ही क्या किया है प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। पहले ये चलते थे और अभी अपने पास में ये वाला सिस्टम आ गया है सुप्रीम कोर्ट वाला। तो ये सारा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो अब हमें देखना है आर्टिकल नंबर 124। तो 124 जो है ये आर्टिकल क्या कहता है कि भारत का क्या होगा एक सुप्रीम कोर्ट होगा, क्या होगा भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये अपना आर्टिकल 124 कहता है। अब 124 के ये आपको 6 जो है सब आर्टिकल्स याद रखने हैं। तो 6 सब आर्टिकल्स जो है ये याद रखने के लिए एक छोटी सी मैं ट्रिक आपको बताती हूँ जिससे आपको ये सारे के सारे याद रह सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये है कि आपको लिखना है यहाँ पे कि जो क्या लिखना है, गार को हटाने की प्रक्रिया, गार को हटाने की प्रक्रिया की आपको क्या देखनी है, शपथ और सेवा शर्त, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब इसमें आपको याद कैसे रखना है, तो देखो जो ये GAAR है, ठीक है, गार इसको अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें 4 सब आर्टिकल्स हैं, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो और 4 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। और हटाने की प्रक्रिया जो है, हटाने की प्रक्रिया वाला पूरा अपना 5 हो गया है, ठीक है। और 6 नंबर पे शपथ और लास्ट में ये 7 नंबर अपना, ठीक है। तो ये सारे आपको ऐसे कैसे ही याद रखने हैं। अब देखिए इनको आपने ऐसे याद रखना है, तो देखो यहाँ पे जी से मतलब तो क्या हो जाएगा, जी से मतलब हो जाएगा आपका गठन, ठीक है, क्या हो जाएगा गठन। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो इसमें देखिए आप कि आपको याद रखना है जो गार है, गार मतलब मिट्टी आपको समझना है याद रखने के लिए, ठीक है। तो गार को हटाने की आपको क्या करनी है, जो प्रक्रिया है उसकी शपथ भी दिलानी है और सेवा शर्तें भी बतानी है कि इस तरह से भाई आप ये गार जो है मिट्टी है इसको हटाओ। इससे आपको ये सुप्रीम कोर्ट के जो 124 आर्टिकल है इसके जो सब आर्टिकल्स है वो सारे के सारे याद रह जाएंगे। तो पहले तो हमें उनकी हेडिंग ही याद होनी चाहिए, उसके बाद में उनके अंदर की जो बात है वो हमें पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जी से मतलब आपको समझना है गठन, ठीक है, जी से मतलब समझना है कि गठन है पहले नंबर पे। फिर उसके बाद में आपको देखना है ए से 2 है, देखो पहले अपॉइंटमेंट है उसके बाद में अर्हता है, ठीक है, पहले अपॉइंटमेंट है उसके बाद में अर्हता है, क्वालिफिकेशंस हैं। फिर आर का मतलब हो जाएगा, आर का मतलब 4 में अपने रिमूवल किसका, जो जजेज हैं उनका, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ पे हटाने का जो है बात यहाँ पे बताई गई है। फिर 124(5) में क्या है कि जो ये रिमूवल की प्रोसेस बताई गई है, ठीक है, हटाने की प्रक्रिया। फिर 6 में क्या है, 6 में आपको जो है ओथ बताई गई है, क्या है ओथ है इनकी, ठीक है, शपथ के बारे में है। और जो लास्ट है अपना 124(7) इसमें सेवा शर्तों के बारे में यहाँ पे अपन को जानकारी दी गई है, ठीक है। तो इतना जो है आपको 124 में याद रखना है। तो अब क्या करते हैं हम एक एक करके इनको जो है थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो 124 का 1 जो है इसमें हमने क्या कहा है कि भारत का क्या होगा एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, भारत का क्या होगा एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसका क्या होगा, जो कैसे मिलके होगा, तो जो है वो एक तो अपना CJ, ठीक है, और 7 जो है अदर जज से मिलके बनेगा, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे कहा था। तो ये इन्होंने यहाँ पे कहा था। अब इन्होंने ये तो 124(1) में तो बोल दिया, जब क्या था इन्होंने इसकी गठन किया था उस टाइम पे इन्होंने डिसाइड किया था कि 8 वाला सिस्टम रहेगा, एक तो CJ रहेंगे और 7 अदर जज यहाँ पे रहेंगे। अब इन्होंने क्या किया, फिर इसमें संशोधन कर दिया। संशोधन कब किया है, तो संशोधन किया है इन्होंने 2019 का जो संविधान है उसकी एक्ट, क्या किया इन्होंने 2019 जो है संविधान उसके एक्ट की धारा कौन सी है, धारा 2 से इन्होंने क्या किया यहाँ पे चेंज कर दिया। चेंज क्या किया है, चेंज इन्होंने किया है कि अभी जो प्रेजेंट में अपना है एक तो CJ है और प्लस क्या है सिस्टम यहाँ पर, तो यहाँ पे अपने पास में है 1+ जो 33 वाला सिस्टम, 1+33 जजेज वाला अभी अपने पास में ये सिस्टम कर दिया गया है। तो कब किया है ये 2019 में किया है, ठीक है, संशोधन करके धारा 2 से ये सिस्टम कर दिया गया है। ये तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि अभी प्रेजेंट में क्या है, तो प्रेजेंट में ये है, वर्तमान में ये है, और जब स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय क्या था, तो स्थापना के समय ये 1+7 का सिस्टम था। अब इसके बीच में भी क्या किया इन्होंने, इसके बीच में भी जो है ये चेंजेज इन्होंने किए हैं, ठीक है। और जब ये इन्होंने स्थापना की थी तो उस टाइम पे फर्स्ट CJ जो हैं ये कौन थे, तो मैं इसको यहीं लिख देती हूँ,
तो ये फर्स्ट सीजे जो है अपने, ये कौन थे, तो वही नाम है वापस से हीरालाल जे कानिया। क्या नाम है इनका, हीरालाल जे कानिया जो है यही अपने फर्स्ट सीजे थे जब हमने स्थापना की थी। स्थापना कब की थी, तो हमने की थी 1950 में, ठीक है, 1950 में इनकी स्थापना की थी अपन ने, तब ये अपने पास में थे। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ये 7 जजेज हैं, ठीक है, ये जो अदर जजेज हैं, अदर जज जो है इनकी संख्या कौन डिसाइड कर रहा है, ये बार बार भाई यहाँ 7 थी, यहाँ 33 हो गई, बीच में और चेंजेज हुए, तो ये अदर जजेज की जो संख्या है वो डिसाइड कौन कर रहा है, ठीक है, तो डिसाइड करने वाली है यहाँ पे संसद दीदी, ठीक है। कौन है, संसद दीदी है। कैसे कर रही है, तो विधि द्वारा। कैसे कर रही है, विधि द्वारा लॉ बना करके संसद ये चेंज कर सकती है कि कितने जो है जज यहाँ पे अपने पास में होने चाहिए, ठीक है। तो ये संसद जो है इसको चेंज कर सकती है। इसके लिए देखो मैंने बताया कि यहाँ पे संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन जो है, अमेंडमेंट की ज़रूरत यहाँ पे अपन को नहीं है, ठीक है, अमेंडमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि जो अपने पास में है संसद ये चेंज कर सकती है। तो संसद ने जो है 2019 में ये चेंज किया है और धारा 2 से, ठीक है, संविधान जो है उससे ये इन्होंने चेंज कर दिया है। अब जो है ये तो हुआ है, लेकिन इसके बीच में भी कुछ चेंजेज हुए हैं। तो चेंजेज जो है हमने टोटल कितनी बार किए हैं, तो 1950 से लेके अभी जो प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट में जो है, तो अभी तो 2019 में ही हुआ है तो इसको ही हम प्रेजेंट मानते हैं। तो इस टाइम तक हमने कितनी बार चेंजेस कर दिए हैं, तो टोटल हम 6 बार जो है ये संख्या बढ़ा चुके हैं, ठीक है, 6 बार ये संख्या हम क्या कर चुके हैं, एक्सटेंड कर चुके हैं। कौन सी, जो अदर जजेज की हैं, ठीक है। तो 6 बार कब कब कर चुके हैं, देखो 1950 में अपने पास क्या था, 1+7 वाला सिस्टम था, मतलब टोटल 8 वाला सिस्टम था। फिर 1950 के बाद 1956 में हमने क्या किया, 1956 में हमने 1+10 वाला किया, जिसमें 11 हो गए अपने पास में टोटल। फिर 1956 के बाद में अपन चले 60 पे, तो 60 में हमने किया 1+13 वाला सिस्टम। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो 3 बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, देखो यहाँ 3 बढ़ा है, यहाँ पे भी 3 बढ़ा है, तो यहाँ पे 14 हो गए। फिर हमने किया 1978 में, तो 78 में अपन ने कर दिया 1+17। अब की बार अपन ने 4 बढ़ा दिए। क्या किया भाई, इन्होंने 4 बढ़ा दिया यहाँ पे, तो 18 हो गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे भी 8 है, तो टोटल आप 18 याद रख सकते हो, और 18 में से 1 कम करोगे तो यहाँ पे 17 वाला याद आ जाएगा आपको। फिर 1986 में इन्होंने क्या किया, 86 में इन्होंने कर दी संख्या टोटल 26, ठीक, तो 26 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे 25 आ जाएंगे, और एक सीजे तो है ही, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 6 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 है तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। इससे आप ये संख्या भी निकाल सकते हो एग्जाम में, ठीक है, ज़्यादा आपको रटना नहीं पड़ेगा। 2009 में इन्होंने क्या किया, 2009 में 1+31 मतलब 32 वाला सिस्टम यहाँ पे कर लिया है, सॉरी 1+30 है, तो यहाँ पे 31 हो गया है। और लास्ट में जो है 10 साल बाद अपन ने डायरेक्ट 2019 में 1+33 को अपनाया है, जो कि अभी प्रेजेंट में टोटल 34 जो है ये है अपने पास में सिस्टम, ठीक है। तो देखो 1950 के बाद में पूछे तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6, तो टोटल हमने 6 बार जो है ये एक्सटेंड किया है 1950 से लेके और अभी तक, ठीक है। तो 1950 के बाद में अपन ने ये 6 बार जो है संशोधन ये किया है, इसकी ये लिस्ट मैंने आपको बता दी है। और प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट में अभी अपना ये वाला सिस्टम है जिसमें 1+33 वाला सिस्टम है, ठीक है। तो इधर तो मैं लिख देती हूँ ये सीजे की संख्या है प्लस ये जजेज की संख्या है, ठीक है। तो ये अपन को यहाँ पे समझ में आ गया है, ठीक है। अब 124(1) तो अपना कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सारी चीज़ें देख ली है। अब 124(2) देख लेते हैं। तो 124 जो 2 है ये क्या कहता है, 124(2) में अपन ने क्या देखा, अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, नियुक्ति की। तो नियुक्ति जो है, नियुक्ति किसकी करनी है, नियुक्ति हमें करनी है न्यायाधीशों की, ठीक है। किसकी नियुक्ति करनी है, जजेज की नियुक्ति की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जजेज की नियुक्ति यहाँ पे करता कौन है, तो कौन करेगा ये नियुक्ति, तो ये करेंगे अपने प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऐसे कैसे याद रहेगा, देखो सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है अपने पास न्यायालय में, और अगर अपन वैसे देखें ओवरऑल तो अपने जो है राष्ट्रपति क्या होता है, सर्वोच्च होते हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं कैसे, कि वही हस्ताक्षर सहित जो मुद्रा अधिपत्र है उससे ये इनको क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेज को। अब सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उनके सीजे से इनको परामर्श लेना लेकिन ज़रूरी है। अब ये खुद कुछ काम नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी क्या है सीजे हैं, चीफ जस्टिस है, उनकी क्या लेंगे, सलाह लेंगे, ठीक है। तो उनकी क्या लेंगे, सलाह लेंगे, और उससे ये इनको अपॉइंट कर सकते हैं, ये यहाँ पे कहा गया है। अब आगे देखें कि ये जो सलाह है, अब ये सलाह जो है कौन कौन देगा, क्या होगा, तो उससे रिलेटेड क्या हो गए, बीच में फिर कुछ विवाद आने लग गए। तो कुछ केसेज हैं जो अपन को यहाँ पे याद करने, 124(2) में है, ठीक है। कुछ विवाद हैं, केसेज हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें देखो
इसमें वही विवाद है कि कितने जजेस से आप सलाह लोगे और कौन से जजेस से अपन को सलाह लेनी है, सलाह जो ली है वो कैसी होगी, तो ये सब बात यहाँ पे की गई है। तो इसके लिए बहुत सारे केसेस हुए हैं, जिसमें 4 केसेस जो है आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो पहला अपन को याद रखना है कि SP गुप्ता बनाम SP गुप्ता केस, ठीक है। तो SP गुप्ता केस जो है ये याद रखना है। इसको अपन फर्स्ट केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस और ईयर जो है इसका क्या है, तो ईयर है इसका 1982, क्या है 1982 ये है SP गुप्ता केस। इसमें ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रेसिडेंट है वो जो जजेज हैं उनकी सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्यकारी है। प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, जजेज की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। बाध्य बोल दिया था मैंने, तो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं SP गुप्ता केस में, ठीक है। तो बाध्य नहीं है ये इन्होंने कहा है। तो जो सलाह है वो यहाँ पे क्या है, सलाह का मतलब यहाँ पे सहमति नहीं है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और ठीक है, परामर्श जो है, परामर्श शब्द, सलाह शब्द, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सहमति देनी है, ठीक है। तो सहमति यहाँ पे इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है परामर्श का मतलब है कि विचारों का क्या करो, आप आदान प्रदान कर दो, क्या करो, विचारों का आदान प्रदान यहाँ पे कर दो, ऐसा इसमें कहा गया है। और जो ये वाला केस था ये 4-3 के बहुमत से ये रहा, ठीक है। 4-3 बहुमत यहाँ पे इसको मिला है। तो ये SP गुप्ता केस में इतना ही याद रखना है अपन को कि भाई जो इसमें है, सलाह को क्या नहीं माना गया है, बाध्यकारी नहीं माना गया है। और परामर्श का मतलब सहमतियाँ नहीं है, विचारों का आदान प्रदान है, ठीक है। अब अपन दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरा केस अपने पास में क्या आता है, दूसरा केस आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस। क्या आता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस। इसको अपन सेकंड केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सेकंड केस के नाम से जानते हैं। और ये आया था 1993 में, ठीक है, 1993 में ये आया था। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रेसिडेंट जो है जजेज की नियुक्ति कोलेजियम पद्धति से करेंगे। क्या कहा इन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, जजेज की जो नियुक्ति है, ठीक है ना, जजेज को जो अपॉइंट करना है उसके लिए तो ये सारी रामायण चल रही है। तो जजेज की नियुक्ति जो है कैसे करेंगे, तो एक कोलेजियम सिस्टम है उसकी सहायता से करेंगे, ठीक है, कोलेजियम पद्धति से करेगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। अब कोलेजियम पद्धति में इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे एक तो CJ होगा और 2 क्या होंगे, सीनियर जज होंगे। सीनियर जजों को शामिल करने की यहाँ पे बात कही कि कोलेजियम काज कैसे बनेगा, मतलब कोलेजियम मतलब क्या है, एक ग्रुप, ऐसे आपको समझ लेना है, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे कहा है। अब ये जो कोलेजियम सिस्टम है, वैसे तो ये कोलेजियम सिस्टम, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे होगा, लेकिन ये जो शब्द है ये अपने 1998 से क्या आया है, अस्तित्व में आया है, शुरू हुआ है, ऐसा माना है, क्योंकि जिसमें थर्ड केसेस में इस कोलेजियम का ही क्या किया है, विस्तार किया गया है, ठीक है। तो फॉर्मल रूप से जो है इसका अपन देखें तो 1998 से क्या हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है कोलेजियम वाला सिस्टम। अब जो है ये कोलेजियम सिस्टम यहाँ पे अस्तित्व में आया, और इसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे क्या है, CJI की सलाह लेने के लिए बाध्य है। देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, फिर यहाँ पे CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और ये जो है 2 सीनियर मोस्ट जज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज है वो जो है ये CJI को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए, लेकिन जो CJI है वो यहाँ पे क्या है, सलाह देने के लिए बाध्य है, ठीक है। तो ये सलाह के लिए यहाँ पे क्या है, बाध्य हैं, और जबकि ये सलाह के लिए इनको बाध्य नहीं है, ऐसा यहाँ पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस में कहा गया है। अब थर्ड जो केस आता है, थर्ड केस जो है वो अपने कब आया था, तो थर्ड केस आया था 1998 में। 1998 में ये केस आया। इस टाइम पे जो है अपने राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रेसिडेंट इस टाइम पे अपने चल रहे थे KR नारायण। कौन चल रहे थे, KR नारायण। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 143 जो आर्टिकल है, इन्होंने क्या किया, जो 143 आर्टिकल है उसके तहत क्या मांगा, परामर्श मांगा, ठीक है। तो परामर्श मांगा, और परामर्श में इन्होंने क्या पूछा, तो परामर्श में इन्होंने पूछा कि CJI के लिए, जो CJ जो है चीफ जस्टिस के लिए, जो ये 2 दूसरे सीनियर मोस्ट जज है, इनकी सलाह, इनकी राय का क्या महत्व है। जब ये बाध्यकारी नहीं है ऐसा आप यहाँ बोल रहे हो, तो फिर इनकी राय का क्या महत्व है। तो तब क्या हुआ, फिर कोलेजियम सिस्टम जो है उसका क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ, वो विस्तार हुआ, और वो फॉर्मल रूप से क्या हुआ, अपने अस्तित्व में आया। तो कोलेजियम सिस्टम जो है उसका विस्तार थर्ड केस में हुआ है 1998 में, और फॉर्मल रूप से भी ये अस्तित्व में यहीं से आया है, ठीक है। तो फॉर्मल रूप में भी अस्तित्व में यहीं पे आया है थर्ड केसेस में 1998 में। और जो है कोलेजियम सिस्टम, ये जो कोलेजियम शब्द है इसका अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी क्या है, कोलेजियम का इसका उल्लेख यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये शब्द।
ये आपको याद रखना है। अब इसमें इन्होंने एक्सटेंशन करके क्या किया कि पहले तो 1+2 वाला ये सिस्टम चल रहा था, अब इन्होंने यहाँ पे इसको बढ़ा के क्या कर दिया है, तो इसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया कि 1 तो CJ प्लस 4 जो है, 4 अपन को लेने हैं सीनियर जजेज, ठीक है, तो 4 कर दिए, डबल कर दिए ये एक तरह से। और जो कॉलेजियम सिस्टम है ये अब क्या होगा, 1 प्लस जो 4 सीनियर मोस्ट जज है उनसे बनेगा और निर्णय जो है आम सहमति से लिया जाएगा, ठीक है, ये है यहाँ पर। अब 4th जजेज केस आया लास्ट में, तो 4th जजेज केस जो है वो आया, ये कब आया था, तो ये आया 2015 में। 4th केस आया 2015 में। 2015 में ये जो केस आया, इस निर्णय ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो 99 जो संविधान संशोधन है 2014 में हुआ था, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, जो ये कॉलेजियम सिस्टम है, तो कॉलेजियम सिस्टम को पहले तो असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कर दिया, कॉलेजियम को पहले तो असंवैधानिक घोषित कर दिया, ठीक है, असंवैधानिक कर दिया, फिर बाद में वापस से क्या कर दिया, इसको पुनः स्थापित कर दिया। पहले असंवैधानिक कर दिया, फिर इसकी क्या कर दी, पुनः स्थापना कर दी, ठीक है। और फिर इसके तहत ही फिर इन्होंने क्या किया, एक जो है अपने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, क्या किया इन्होंने, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मतलब NJAC जो है, इसकी यहाँ पे क्या कर दी, स्थापना कर दी। क्या कर दी, NJAC जो है नेशनल जुडिशियली अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट और कमीशन, इसकी स्थापना इन्होंने इसके माध्यम से कर दी है। तो NJAC की स्थापना कौन से संविधान संशोधन से, 99 संविधान संशोधन 2014 से यहाँ पे कर दी गई है। और NJAC जो है किससे मिलके बना होगा, तो ये जो है टोटल 6 सदस्यों से मिलके बना होगा। कितने मेंबर होंगे इसमें, टोटल 6 जो है इसमें सदस्य होंगे। अब 6 सदस्यों में क्या होगा, तो एक तो अपने पास में CJI होंगे, ठीक है, और 2 क्या होंगे, सीनियर जजेज होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे। यहाँ पे 2 तो 3 हो गए, अब 3 बचे, तो 3 में से अपन को लिखना है कि 2, एक तो क्या होगा, फिर एक जो है लॉ मिनिस्टर होना चाहिए, कानून का मंत्री होना चाहिए, और जो 2 बच गए वो क्या होने चाहिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए भाई, बढ़िया फेमस जो है लोग बाग वो होने चाहिए, ठीक है। और इसमें भी क्या है, मिनिमम एक क्या होना चाहिए, मिनिमम एक सदस्य SC से हो या ST से या OBC से या फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका पूरा सिस्टम NJAC का, जिसमें टोटल अपन ने देखा है कि टोटल 6 मेंबर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये जो है आपको 124(2) में आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं किस पे, 124(3) पे। 124(3) जो है ये क्या कहता है। अब इससे पहले क्या है, इससे पहले ये याद रखना है कि ये जो NJAC वाला सिस्टम है ना, NJAC वाला जो ये सिस्टम है, इसके लिए आपको एक चीज़ और यहाँ पे देखनी है, जो कि क्या है कि ये इसका जो पूरा है ये 124 क में है, ठीक है, 124 क में इसका यहाँ पे उल्लेख है, ठीक है। अलग से ही इसको संविधान संशोधन से ऐड किया तो 124 का इसके लिए है। और 124 जो ख है, बी है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, NJAC के कार्य है, ठीक है, NJAC के जो कार्य है वो इसमें है। और 124 जो ग है, सी है, उसमें क्या है, अपने संसद की कानून बनाने की शक्ति है। क्या है इसमें, संसद की कानून बनाने की पावर है यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं 124(3) पे। 124(3) में क्या आएगा, तो अहर्ता आएगी, ठीक है ना। अहर्ता कैसे आएगी, गार से अपन ने याद किया था, तो G से गठन हो गया, A से अपॉइंटमेंट हो गया, दूसरे A से अपन ने अहर्ता देखा है, जिसको इंग्लिश में अपन लिखते हैं क्या, क्वालिफिकेशंस, ठीक है। क्वालिफिकेशंस अपन को यहाँ पे इसकी देखनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज की यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी अपन क्या देख रहे हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखो क, ख और ग, ABC, ठीक है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इस तरह से आपको ये मिलेंगे तीनों। तो क्या कहा है इन्होंने, देखो ए में तो इन्होंने कहा है कि हम किसको बनाएंगे, तो देखो ये बात तो इन्होंने ऊपर ही लिख दी है, ABC में नहीं है कि वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो COI तो सब में कॉमन है, ये मान कर चलना है। साथ में इन्होंने ABC में क्या कहा है, तो ए में तो इन्होंने कहा है कि वो हाई कोर्ट, ठीक है, या तो हाई कोर्ट के या फिर 2 या 2 या उससे ज़्यादा हाई कोर्ट, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट का क्या हो, मिनिमम शब्द है यहाँ पे, 5 साल तक क्या हो, 5 साल तक जज हो, वो भी कैसे, लगातार, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। तो सुप्रीम कोर्ट का मिनिमम, सुप्रीम कोर्ट का लगातार शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाई कोर्ट का, ठीक है, एक हाई कोर्ट का हो तो बढ़िया है, नहीं तो 2 या 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट का भी क्या होना चाहिए, लगातार वर्ड इंपॉर्टेंट है, लगातार मिनिमम 5 साल तक जज वो होना चाहिए, ठीक है। बी में क्या बोलते हैं, बी में बोलते हैं कि अगर ये वाला नहीं है तो फिर आपको बी पे आना है। बी में क्या है कि या तो हाई कोर्ट का या फिर जो है अपने पास में 2 या 2 से प्लस जो हाई कोर्ट है उनका क्या होना चाहिए, लगातार
अब की बार क्या होना चाहिए, मिनिमम 10 साल तक एडवोकेट। ठीक है, यहाँ पे जज की बात हो रही है, मिनिमम 10 साल तक अगर एडवोकेट है तो भी काम चल जाएगा। जस्ट डबल हो गया, जज का यहाँ पे डबल हो गया 10 साल। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे। तो एडवोकेट है मतलब अधिवक्ता, वकील भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे ये रहा हो, ये बात हमने बी में की है। तीसरी में इन्होंने क्या कहा है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की नज़र में, ठीक है, प्रेसिडेंट की राय में क्या होना चाहिए, वो अगर पारंगत विधिवेता है, क्या है भाई, बढ़िया है, कानून की बढ़िया जानकारी रखता है, तो उसको वो डायरेक्ट ही ले लेंगे। ये बेचारे तो यहाँ पे 5 साल 10 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये एक व्यक्ति आया और ये तो भाई प्रेसिडेंट की राय में बढ़िया है, पारंगत विधिवेता है, इसलिए इसको डायरेक्ट ही क्या कर लिया, प्रेसिडेंट ने ये बना दिया है। तो ये गलत बात है। ठीक है, तो ये तो लिखा हुआ है पर अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इनकी मिनिमम एज वगैरह की कोई बात यहाँ पे नहीं की गई है। ठीक है, तो मिनिमम एज की यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है। तो ए बी सी आपको याद हुआ कि ए में तो क्या करना है, ए में तो इनको ने बताया है कि ए में हमें देखना है क्या कि मिनिमम 5 साल तक क्या होना चाहिए, वो जज होना चाहिए हाईकोर्ट का। ठीक है, तो हाईकोर्ट का जज होना चाहिए मिनिमम 5 साल, और मिनिमम 10 साल तक लगातार क्या होना चाहिए, एडवोकेट हो तो भी चल जाएगा। और तीसरे में सी में इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट की राय में पारंगत विधिवेता होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है, प्लस तीनों में कॉमन है, भारत का नागरिक हो, तो काम चल जाएगा। फिर 124(3) देखते हैं, 3 तो देख लिया, सॉरी 4 देखते हैं। अब इसमें देखेंगे अपन रिमूवल। ठीक है, तो रिमूवल किसका, रिमूवल ऑफ जजेज। तो रिमूवल ऑफ जजेज देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको अपन को यहाँ पे हटाने की बात करनी है। तो कौन हटाएगा इनको, तो नियुक्ति किसने करी, राष्ट्रपति ने, तो हटाएगा भी कौन, राष्ट्रपति ही हटाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति यहाँ पे इनको हटा सकता है। तो अगर अपन को देखना है कि कोई जज है, उसने क्या कर दी, खुद ने कुछ गलत काम कर दिया, बदमाशी कर दी, तो आप उसको कैसे हटा सकते हो, तो उसको अपन 2 बेसिस पे हटा सकते हैं। ठीक है, 2 बेस कौन से हैं, तो यहाँ पे जो है पहला तो है कि साबित कदाचार के आधार पर अपन उसको हटा सकते हैं, मिसबिहेव के आधार पर। ठीक है, तो मिसबिहेव के आधार पे हटा सकते हैं। दूसरा हम उसको कैसे हटा सकते हैं, असमर्थता, इनकेपेबिलिटी के आधार पे भी हम उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बेस जो है उसके आधार पे अपन इसको रिमूवल ला सकते हैं। यहाँ पे महाभियोग जैसी जो है बात नहीं है कि महाभियोग ला के इसको अपन हटाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अब ये जो प्रोसेस है वो संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकती है, साबित कदाचार असमर्थता वाली। तो संसद का कोई सा भी सदन जो है, संसद का कोई भी सदन, किसी भी सदन से ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। इसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही जो लोकसभा से ही स्टार्ट होगा, राज्यसभा से कोई भी पहले इसको स्टार्ट कर सकता है। अब जो है संसद में क्या करना पड़ेगा, संसद में विशेष बहुमत जो है, विशेष बहुमत लाना पड़ेगा। ठीक है, तो विशेष बहुमत प्लस जो अपने पास में उपस्थित और जो वोट देने वाले क्या हैं, वोट देने वाले सदस्य हैं, उनका मिनिमम क्या लेके आओ आप, 2/3 जो बहुमत है, अगर वो आ गया है तो फिर उससे क्या हो जाएगा, उसको राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। किसके सामने रखेंगे, राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। और फिर जो है ये इनको यहाँ पे हटाने का सोचा जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर है पूरी प्रोसेस। अब जो है और डिटेल में हमने इसे देखना है कि जो 124(5) है उसमें हमने ये क्या है पूरी प्रोसेस बताई है। यहाँ तो आपको ये याद रखना है कि 2 बेसिस पे अपन को इसको हटाना है। सिंपल ये है कि 2 बेसिस वाली बात हमने कहाँ की है, 124(4) में की है, साबित कदाचार और असमर्थता वाली। और संसद के किसी भी सदन में अपन इसको मिनिमम 2/3 बहुमत से इसको क्या कर सकते हैं, पारित करके राष्ट्रपति तक ले जा सकते हैं। इतना इसमें लिखा गया है। अब जो ये प्रक्रिया है वो हमने क्या की है, 124(5) में लिखी है, जिसमें पूरा हेडिंग एक ये इस तरह से लिखा गया है कि न्यायाधीश जो है वो न्यायाधीश जांच प्रक्रिया एक्ट कौन सा, 1968 का। तो ये वाला जो है ये प्रोसेस इसमें 124(5) में लिखी गई है। अब ये जो हटाने की प्रोसेस है वो एक ही सत्र में क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे बजट सत्र चल रहा है तो मानसून सत्र में चलता जा रहा है, ये तो एक ही सत्र में होना चाहिए। बजट सत्र में लाया गया तो बजट में ही पूरा होना चाहिए, लेकिन नहीं मानसून सत्र में चला जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे चलेगी। अब ये जो प्रोसेस है महाभियोग जैसी है, लेकिन महाभियोग नहीं है, ठीक है ना, उसकी तरह चलेगी। तो इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है निष्कासन प्रस्ताव जो है, जो ये अपन ने यहाँ पे इसको प्रेसिडेंट को भेजा, उसको यहाँ पे सदन में पेश करेंगे। ठीक है, तो जो निष्कासन प्रस्ताव है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में पेश कर देंगे। क्या कर देंगे, किसी भी सदन में उसको पेश कर देंगे। किसी भी सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। अब इसमें से देखो कि अगर आप लोकसभा में कर रहे हो तो क्या होगा और राज्यसभा में कर रहे हो तो क्या होगा। तो लोकसभा में कर रहे हो तो आपके पास जो है 100 सदस्य है। ठीक है, 100 सदस्यों के क्या ले आओ, आप साइन ले आओ। ठीक है, 100 सदस्यों के सिग्नेचर ले आओ, और वो सिग्नेचर किसको दे दो, फिर मतलब उनके सिग्नेचर वाला लेटर आप अध्यक्ष को दे दो। ठीक है, किसको दे दो, अध्यक्ष को गिवन, ये दे दो आप लोकसभा अध्यक्ष को। और इधर क्या है, राज्यसभा में आपको लाने हैं कितने, 50 मेंबर ही। ठीक है, इनके आधे लेके आने, तो 50 मेंबर्स के अगर आप क्या ले आते हो, सिग्नेचर, तो वो फिर आपको क्या देने हैं, राज्यसभा में सभापति होते हैं, तो ये दे देने हैं आपको राज्यसभा के सभापति को। ठीक है, ये आपने काम पहला तो कर लिया।
अब ये कर लिया। उसके बाद में जो ये लोकसभा है और राज्यसभा है, इनके पास में क्या है, इसको ये जो हेड है इनके अध्यक्ष और सभापति, इनके पास में पावर है कि ये इसको यस बोले या नो बोले, ठीक है। तो जिसके पास भी आपने भेजा है, जैसे लोकसभा वाले ने स्टार्ट किया तो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा का रोल नहीं रहेगा। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा में भेजा है तो राज्यसभा का सभापति। तो ये दोनों की मर्जी है इनमें से कि ये इसको क्या बोले, या तो यस बोले या नो बोले। यस बोलेंगे नो बोलेंगे, ये इनकी क्या है यहाँ पे चॉइस है। अगर यस बोलते हैं तो फिर ये आगे चलेगी प्रोसेस, नो बोलते हैं तो यहाँ पे सारा सिस्टम कंप्लीट खत्म है, ठीक है। तो देखो यस बोला तो आगे की बातें करनी है, तो फिर क्या होगा, इफ़ यस है तो फिर क्या होगा, देखो यस है तो 3 नंबर पे 3 सदस्य समिति बनेगी। क्या होगा, 3 सदस्य की समिति बनेगी। इसको आप 3 सदस्य समिति की जगह आप याद रखो त्रिमूर्ति आएगी यहाँ पे, ठीक है। त्रिमूर्ति कौन सी आएगी, वैसे तो इसका नाम त्रिदेव समिति है, ठीक है ना। 3 सदस्य समिति या त्रिदेव समिति, अपन को याद रखना है त्रिमूर्ति से। त्रिमूर्ति में कौन कौन नमूने आएंगे, तो वो आपको याद रखने हैं कि पहला तो सुप्रीम कोर्ट का कौन आएंगे, चीफ जस्टिस आ जाएंगे, ठीक है। इनकी जगह कौन आ सकता है, इनकी जगह और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अदर जज भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये इनका ग्रुप हो गया। दूसरा कौन होंगे इस ग्रुप में, तो दूसरा अपन लेके आएंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी, ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी। और तीसरा अपन लेके आएंगे फेमस जो अपना क्या है वकील है, ठीक है, फेमस जो वकील है उनको भी अपन इधर इसमें त्रिमूर्ति में त्रिदेव समिति में लेके आएंगे, ठीक है। यस हुआ तो ये सब काम यहाँ पे हो गया। अब जो ये समिति है त्रिदेव समिति, ये क्या करेगी, ये जो दुर्व्यवहार है, जो जज का दुर्व्यवहार है उसको असक्षम पाती है, मतलब भाई ये बात गलत है, सही है, जो भी है, तो उससे रिलेटेड क्या होगा, फिर ये समिति क्या करेगी, सदन जो सदन के पास में है प्रस्ताव विचार रखेगी। क्या रखेगी, प्रस्ताव विचार रखेगी ये समिति। और जो ये प्रस्ताव विचार रखेगी तो फिर अगर क्या होगा, यहाँ पे विशेष बहुमत से दोनों सदनों ने इसको पारित कर दिया, विशेष बहुमत से अगर क्या हो गया, ये बोथ जो सदन है उनसे पारित हो गया, तो फिर क्या होगा, ये अपन भेजेंगे किसके पास, राष्ट्रपति के पास। किसके पास भेजेंगे, राष्ट्रपति के पास इसको भेजा जाएगा। और फिर फाइनली क्या कर देंगे राष्ट्रपति महोदय, तो फाइनली जो है राष्ट्रपति महोदय फिर इसको क्या कर देंगे, अपने आदेश से हटा देंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है जो कि आपको लंबी लंबी लाइंस में, चौड़ी चौड़ी लाइंस में मिल जाएगी किसी भी बुक्स में। तो इसको मैंने ब्रीफ में आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, वापस से देख लीजिए। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कथन बना करके कि न्यायाधीश प्रक्रिया जो है उसमें क्या क्या सिस्टम है। सबसे पहले तो आपको संसद के किसी भी सदन में जो है उसको पेश करना है निष्कासन प्रस्ताव को। अगर लोकसभा से कर रहे हो तो 100 सदस्यों के सिग्नेचर ले आओ और लोकसभा अध्यक्ष को दे दो। राज्यसभा से कर रहे हो तो 50 सदस्यों के सिग्नेचर ले आओ, राज्यसभा के सभापति को दे दो वो लेटर, ठीक है। फिर अगर इन जो आपने इनको दिया है लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा सभापति को, इन्होंने यस और नो की चॉइस है, यस किया है तो फिर क्या होगा, यस किया है तो 3 नमूने आएंगे, 3 मूर्ति आएगी, त्रिदेव समिति बनाएंगे। त्रिदेव समिति में कौन कौन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बिठा लो, वो नहीं आ रहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अदर जज को ले आओ, इधर से अपने स्टेट में से हाई कोर्ट के जज को उठा लाओ, सॉरी चीफ जस्टिस को उठा लाओ, और फिर फेमस एक वकील को भी बिठा दो यहाँ पे 3 मूर्ति में, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो समिति है ये प्रस्ताव विचार रखेगी। प्रस्ताव विचार पे अगर विशेष बहुमत आ गया, दोनों सदन से पारित भी हो गया, तो फिर प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा वो, और प्रेसिडेंट फिर अपने आदेश से क्या करेंगे, उसको जज को हटा देंगे। ये पूरी की पूरी रामायण 124/5 में लिखी गई है, ठीक है। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग ये नहीं है। फिर इसमें भी अपन को याद रखना है कि अभी तक तो जो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज पे ये जो नहीं लगाया गया है महाभियोग, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे इन्होंने क्या है, कुछ कुछ केसेज अपने पास आए हैं जिसमें इन्होंने ये स्टार्टिंग की थी। तो पहला केस जो है, पहला एकमात्र केस आया था जिसमें क्या हुआ था, दुर्व्यवहार का दोषी माना गया था। तो पहला जो केस था, फर्स्ट केस, वो आया था अपने पास में वी रामास्वामी के रिगार्डिंग, ठीक है। वी रामास्वामी जो है इनके लिए ये आया था, और इन पे क्या लगाया था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये वी रामास्वामी। इनके रिगार्डिंग ये आया था 1991 से 1993 तक थे। तो इनको जो है इन पे आरोप क्या लगाया गया कि हरियाणा पंजाब के जो चीफ जस्टिस हैं ये, इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। कौन सा आरोप लगाया गया इन पे, तो भ्रष्टाचार का आरोप इन पे लगाया गया, ठीक है, भ्रष्टाचार का आरोप इन पे लगाया गया। और जो जांच समिति है उन्होंने इसको क्या पाया, दोषी भी पाया। जो त्रिदेव समिति है ना, इन्होंने इसको क्या माना, दोषी भी मान लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो है लोकसभा जो है, लोकसभा में ये क्या नहीं हो पाया, पारित ही नहीं हो पाया। लोकसभा में पारित क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जो उस टाइम पे फिर कांग्रेस पार्टी थी ना, कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया, वोट ही नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं दिया, इसलिए क्या हुआ, फिर ये लोकसभा से पारित ही नहीं हो पाया। तो फिर क्या हुआ, इनको यहाँ से नहीं हटाया गया, ठीक है। लोकसभा के मेंबर्स ने तो यहाँ पे क्या कर दिया था, 108 सदस्यों ने साइन वगैरह कर दिए थे, लेकिन बाद में यहाँ पे ये कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं किया, इसलिए ये लोकसभा में पारित तो नहीं हो पाया था, इसलिए इनको कुछ भी नहीं किया गया, इनको नहीं हटाया गया, ठीक है। तो पहला तो ये है कि वी रामास्वामी केस है जो इनका दोष भी इनका मान लिया गया था। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं अपने सौमित्र सेन। क्या आता है इनका नाम, सौमित्र सेन। सौमित्र सेन जो है इनका केस चला था 2011 में। 2011 में इनका केस चला था।
और ये क्या थे, कोलकाता हाई कोर्ट के थे, ठीक है। ये थे कोलकाता हाई कोर्ट के सीजे, सॉरी सीजे नहीं, जज। तो कोलकाता हाई कोर्ट से थे ये, और इन्होंने क्या कर दिया फिर, इन्होंने तो इस्तीफा ही दे दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया था, इस्तीफा यहाँ पे दे दिया था अपना। फिर थर्ड नंबर पे अपने आए पीडी दिनाकरन, क्या नाम है इनका, पीडी दिनाकरन जी आए 2010 में, ठीक है। 2010 में, इनको एक साथ याद रख लेना इनके बाद में पहले। तो इन्होंने क्या किया था, इनके ऊपर केस चलाया था कि इन्होंने क्या किया, अवैध जो भूमि है उसके रिगार्डिंग इनके ऊपर केस चलाया गया था। और जो है इन्होंने भी क्या किया था, फिर यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया था, यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था, पीडी दिनाकरन जी ने भी, इतना याद रखना है। फिर अपने पास में आते हैं कौन, फिर आते हैं एसके गेंगले केस। एसके गंगले केस आता है, ये आता है अपने 2015 में। इसमें क्या था कि एमपी हाई कोर्ट के जज थे, एमपी हाई कोर्ट के जज थे ये दीपक गेंगले। इनके ऊपर क्या लगाया गया, यहाँ पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। कौन सा आरोप लगाया गया, यौन उत्पीड़न का जो है आरोप किस पे लगाया गया, एसके गेंगले पे लगाया गया। 2015 में एमपी हाई कोर्ट के जज थे, और इनको भी यहाँ पे क्या पाया गया, जांच में निर्दोषी पाया गया, ठीक है। इनको जांच में क्या कहा गया, निर्दोषी पाया गया। तो फिर ये प्रस्ताव वगैरह पारित हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पे हटाया नहीं गया। तो ये हो गए। फिर इसके बाद में आते हैं दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा अभी 2018 की बात है, 2018 में ये केस चला दीपक मिश्रा पे। इनको ये मेडिकल कॉलेज जो था, मेडिकल कॉलेज के क्या थे, ये मेडिकल कॉलेज के थे ये, और ये क्या थे, चीफ जस्टिस थे, ठीक है। बाकी तो अपने ये थे, और पहले वाले भी चीफ जस्टिस थे, दीपक मिश्रा भी चीफ जस्टिस थे। तो इनको जो मेडिकल कॉलेज है उनकी फाइनेंशियल जो वो है, वित्तीय जो अनियमितता है, ठीक है, फाइनेंशियल जो अनियमितता है उसका यहाँ पे क्या लगाया गया था, इनके ऊपर आरोप लगाया गया था। और इसमें जो है वेंकैया नायडू जो है अपने प्रेसिडेंट, इन्होंने फिर इसको क्या कर दिया था, यहाँ पे खारिज कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो वेंकैया नायडू जो है उन्होंने इसको खारिज कर दिया था, तो इनका भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चलाया तो गया इन सब के ऊपर, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। तो ये याद रखना है कि अभी तक जो है ये महाभियोग किसी पे भी नहीं लगाया। महाभियोग का मतलब आपको यही, न्यायाधीश जांच प्रक्रिया के तहत इसको नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो ये अपना हो गया है 124 जो है 4 भी कंप्लीट। 124(5) देखते हैं। तो 124(5) क्या कहता है, 5 में हमने देखना है क्या, शपथ, सॉरी हमने देख लिया है GAAR, ठीक है, रिमूवल तक देख लिया। फिर हटाने की प्रक्रिया जो है ये हमने यहाँ पे देख ली, जांच की प्रक्रिया। और इसी में क्या लिखा हुआ है कि जो ये जांच की प्रक्रिया है उसका निर्धारण कौन करेगा। तो ये जो हटाने की प्रक्रिया है, जांच समिति भी इसी में है, और हटाने की जो प्रक्रिया है उसका निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है, तो ये राइट किसके पास है, ये वही वापस से संसद के पास है, ठीक है। तो संसद जो है वही यहाँ पे इसमें क्या कर सकती है, हटाने की प्रक्रिया में कोई भी चेंजेज वगैरह करने हैं तो वो कर सकती है, ठीक है। तो विधि द्वारा ये कर सकती है। और कैसे, मतलब हटाने के लिए जो बेस क्या रहेंगे, तो बेस क्या रहेगा, 124(4) के अतिरिक्त अपन ने 2 बेस बताए थे, एक तो साबित कदाचार, मिसबिहेव हो, या फिर क्या हो, असमर्थता हो, ठीक है। तो इन दोनों के आधार पर अपन इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इनकैपेबिलिटी और मिसबिहेव जो है इनके आधार पे अपन इनको हटा सकते हैं। तो ये 124(5) भी कंप्लीट हुआ अपना। अब 124 का 6 देखते हैं। तो 6 में अपन ने देखना है क्या, 124(6) में ओथ, ठीक है। क्या देखना है, ओथ जो है शपथ की बात अपन को यहाँ पे करनी है, ठीक है। शपथ जो है, शपथ प्रतिज्ञान, शपथ कौन दिलाएगा, नियुक्ति किसने की, राष्ट्रपति ने। तो शपथ भी कौन दिलाएंगे, शपथ भी दिलाएंगे राष्ट्रपति जी ही यहाँ पर, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी ही यहाँ पे शपथ दिलाएंगे। और अगर ये क्या है, एब्सेंट है राष्ट्रपति जी, तो फिर कौन दिलाएगा, इनके द्वारा कोई नामित व्यक्ति जो है ये शपथ यहाँ पे दिला सकते हैं, ठीक है। नामित व्यक्ति के द्वारा भी शपथ दिला सकते हैं। और शपथ का प्रारूप क्या रहेगा, तो शपथ का प्रारूप वही रहेगा क्या, 3rd अनुसूची, ठीक है। 3rd अनुसूची में अपने शपथ है, तो 3rd अनुसूची जो है उसके प्रारूप के अकॉर्डिंग इनको शपथ दिला दी जाएगी, जिसमें क्या है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, कैसे, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि का क्या करूँगा, विधि द्वारा स्थापित जो है संविधान की श्रद्धा है, प्रतिष्ठा है, अखंडता है, प्रभुता है, उसका क्या करूँगा, पालन करूँगा। तो ये सारी बात यहाँ पे 3rd अनुसूची के फॉर्मेट में है, वो आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो 124(6) कंप्लीट। लास्ट में अपना 124(7) आता है, जिसमें क्या है, सेवा शर्तें हैं। क्या है, सेवा शर्तें। सेवा शर्तों में यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब है कि सिंपल सा, कि अगर कोई भी जो अपने पास में क्या है, अपने पास में जज है और CJI है जो भी है, तो वो क्या है, अगर वो रिटायर हो गए, ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद में भी वो क्या नहीं कर सकते, किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। किसी भी कोर्ट में वकालत पर क्या है, बैन है, ठीक है। तो वकालत पर बैन है, ये 124(7) कहता है। लेकिन वो क्या बन सकते हैं,
राष्ट्रपति बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो वो बन सकते हैं, लेकिन वकालत जो है वो नहीं कर सकते। वकालत उन्होंने खूब कर ली, अब रिटायर होने के बाद भी कितने पैसे कमाओगे, तो ये है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं। फिर ये तो अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, 124 पूरा कंप्लीट। अब 125 पे चलते हैं। 125, अब देखो 124 अपन ने देख लिया। अब 124 से जो 120, देखो 124 से 131 तक के जो आर्टिकल है उनको भी अपन अब याद करेंगे। ठीक है, उसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है। तो ये ट्रिक क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया, जो सार्क कंट्रीज़ है, ठीक है, जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनको क्या की, सीट ऑफ़र की। क्या की, अपनी सीट ऑफ़र की कि आप आइए यहाँ पे बैठिए। ठीक है, इससे आपको याद रखना है क्या क्या याद हो गया। देखो एस से अपना ये हो गया, एस सी से याद हो गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये 124 में है, जिसमें हमने क्या कर देना है, एस्टेब्लिश किसको कर देना है, सुप्रीम कोर्ट को। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको याद रखना है 124 में। फिर आपको देखना है इस वाले एस से क्या है, तो इससे आपका 125 आता है। 125 में S4 यहाँ पे आपको सैलरी। ठीक है, सैलरी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज की। फिर ए से यहाँ पे मतलब क्या है, तो देखो ए से पहले मतलब क्या है यहाँ पे 126 में, कि पहले आपको क्या करनी है, एक्टिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, एक्टिंग करनी आनी चाहिए। फिर दूसरे ए में आपको क्या करना है कि अगर आपको एक्टिंग करनी आती है तो आपको एडहोक पे रख लिया जाएगा। ठीक है, तो एडहोक पे आपको जो है जज बना दिया जाएगा। ठीक है, फिर आर से मतलब आपको रखना है कि रिटायर्ड जज। ठीक है, आर से मतलब रखना है आपको रिटायर्ड जज चलेगा यहाँ पर 8 में। और सी से मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, सी से मतलब है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो कोर्ट अपने सारे रिकॉर्ड्स वगैरह रखता है, वो वाली बात है 129 में। अब ये जो एस है सीट वाला, इससे आपको याद रखना है क्या, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे ओ से आपको याद रखना है ये कौन सा हो गया, 130। और लास्ट में ये 131 ऑफर से आपको याद रखना है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्या याद रखना है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है ये याद रखना है। ठीक है, वापस से देख लेते हैं एक बार। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज को सीट ऑफर की, तो एस से मतलब हो गया आपका ये एस्टेब्लिश करना है सुप्रीम कोर्ट को 125 में। फिर इस वाले एस से मतलब है आपका सैलरी 125 में। फिर ए से मतलब पहले आपको एक्टिंग करनी है, फिर दूसरे ए से मतलब है 7 में आपको एडहोक पे रख लेना है। फिर आर से मतलब यहाँ पे रिटायर्ड जज है। ठीक है, 128 में। फिर सी का मतलब है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है 129 में। और सीट से मतलब यहाँ पे सीट हो जाएगी इनकी। और इसके बाद में अपने सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया। और लास्ट में ऑफर से मतलब है अपने पास में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, मतलब मूल जो है अपने पास में क्षेत्राधिकार वाली बात है, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स यहाँ पे बताई गई। अब 124 का तो अपन ने सारा सिस्टम देख लिया, देखा ना। 124 में अपन ने सारे देखे थे 1 से लेकर 7 तक के, जिसकी क्या थी ट्रिक कि जो गार है, मिट्टी है, उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, उसको हटाने की प्रक्रिया की क्या देखनी है आपको, पहले शपथ फिर सेवा शर्तें। तो ये सारे अभी तक के तो सारे याद हो गए होंगे। इसमें आपको 124(1) हो गया, ये अपॉइंट हो गया, ये अहर्ता हो गया, ये रिमूवल हो गया, ये अपने हटाने की प्रक्रिया हो गई, ये शपथ हो गई, और ये सेवा शर्तें, जिसमें क्या है, वकालत पर बैन है। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद वकालत पर क्या है, बैन है, ये वाली बात इसमें लिखी गई है। तो ये सारा अपन ने देख लिया यहाँ तक। तो अब हम जो देखने वाले थे 125 में जो है सैलरीज़ की बात अपन यहाँ पे करने वाले थे। तो देखिए 125 में चलते हैं। 125 क्या कहता है कि यहाँ पे हमें सैलरीज़ का क्या करना है, जो सैलरीज है जज की वो निर्धारित यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, कुछ सब आर्टिकल हैं। तो 125 का 1 क्या कहता है, 1 कहता है कि ये निर्धारण जो है सैलरीज़ का निर्धारण कौन करेगा, तो दीदी कौन आई, संसद दीदी आई दौड़ी दौड़ी की निर्धारण मैं करूँगी। ठीक है, तो निर्धारण कौन करेगा सैलरीज़ का, ये बात संसद दीदी करेगी। कैसे करेगी, वही विधि बना के करेगी। ये तो विधि साथ में चलेगी इनके, तो विधि द्वारा करेगी। अब संसद दीदी कहीं ज़्यादा ही बिजी है, इतने सारे काम कर रही है, तो फिर ये बिजी भी तो हो सकती है। तो ये अगर बिजी हैं तो फिर क्या होगा भाई, सेकंड जो लिस्ट है अपनी, ठीक है, सेकंड जो लिस्ट है, सेकंड लिस्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, फिर वो अपने सैलरी तय हो जाएगी। ठीक है, ये है। अब पेंशन जो है, पेंशन के बाद में इनको क्या मिलता है, पेंशन अगर रिटायरमेंट के बाद में, क्या बोले मैंने, रिटायरमेंट के बाद में जो इनकी पेंशन है वो कितनी मिलती है इनको, 50%। ठीक है, पेंशन जो है उनको मिलेगी वेतन का कितनी, 50% इनको पेंशन मिलती है बाद में। अब 125 का 2 भी देख लेते हैं। ये क्या कहता है, इसमें वेतन भत्ते पेंशन ये सब है, वेतन भत्ते पेंशन, ये सारी बात 125(2) में की गई है। तो ये सारी की सारी बातें जो है किस पे भारित होंगी, तो भारत की जो संचित निधि है उस पर ये सब भारित होंगी। ठीक है,
तो भारत की संचित निधि पर ये भारित होंगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें अपन देखें चीफ जस्टिस का और जज का जो वेतन है वो अभी कितना है प्रेजेंट में, तो चीफ जस्टिस का तो 2.80 लाख है और जजेज का है 2.50 लाख जो है, ये प्रति मंथ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये अपन को ये याद हो चुका है। 125 126 में देखते हैं। 126 में अपने पास क्या है, याद हमने कैसे किया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सार्क कंट्री को सीट ऑफर की। तो एस से अपन ने सैलरी देख लिया, ए से अपन को अब क्या करनी है, एक्टिंग करनी आनी चाहिए, फिर एडोक। तो 126 में अपन एक्टिंग, ठीक है। तो एक्टिंग जो है सीजे बुलाएंगे यहाँ पे, और एड होक में किसको बुलाएंगे, जज को, ठीक है ना। एड होक में अपन जज को बुला रहे हैं और एक्टिंग करने बड़े वाले को बुला रहे हैं, बड़े वाले को सीजे को, ठीक है ना। एड होक में छोटे वाले को जज को बुला रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। कर सकता है वो कंफ्यूज आपको, पर आप नहीं होंगे अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो एक्टिंग सीजे की अपन को क्या करनी है, यहाँ पे नियुक्ति करनी है, नियुक्ति करनी है। अब जो है ये कब नियुक्त होंगे, कब करेंगे भाई इनको नियुक्त, एक्टिंग में क्या क्या देखेंगे ये समझ लो आप। तो यहाँ पे सीधा सा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका पद अगर क्या हो जाए, 3 कंडीशन आएगी। 3 कंडीशन क्या क्या आएगी, देखो 3 कंडीशन ये आ सकती है कि पहला तो क्या हो, उनका पद ही क्या हो, रिक्त हो, ठीक है। पद रिक्त हो, वैकेंट हो। अब वैकेंट कैसे कैसे हो सकता है, तो देखो कैसे हो सकता है कि या तो जो जज हैं वो क्या हो गए, 65 साल के हो गए, ठीक है। 65 साल के हो गए तो फिर वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। या फिर सेकंड केस क्या हो सकता है कि सेकंड केस हो सकता है कि वो 65 साल से पहले ही क्या हो जाए, उनकी 65 साल से पहले उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, डेथ हो जाए। तीसरा केस क्या हो सकता है कि वो अपना क्या कर दे भाई, त्याग पत्र दे दे कि ये तामझाम मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ आराम से बढ़िया ज़िंदगी जीऊँगा, ये सारे दिन फाइल्स देखते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, लोगों की गालियाँ खाते रहो, तो ये सब काम मेरे से नहीं होता। तो वो यहाँ से भाई चल गए छोड़ छुड़ा के, ठीक है। और जो लास्ट है फोर्थ केस क्या हो सकता है कि कोई उनको जो अपनी देखिए ये हटाने की प्रोसेस उससे हटा दे। तो ये चारों केसेस में ही ये पद वेकेंट हो सकता है। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा अपन कैसे कि वो कर्तव्य पालन में क्या हो भाई, असमर्थ हो, क्या हो, वो जो उनका काम है वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो कर्तव्य पालन में क्या हो, वो असमर्थ हो। और यहाँ पे कुछ अन्य कारण आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि कहीं पे घर पे बिजी है, किसी की शादी है, तो वो बिना बताए चले गए यहाँ पे, तो और या फिर बीमार है, तो वो वाले यहाँ पे कारण आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या है, वो अनुपस्थित चल रहे हैं, एब्सेंट चल रहे हैं यहाँ पे लंबे समय से, 1 महीने 2 महीने से वो अगर एब्सेंट चल रहे हैं अस्थायी रूप से, तो भी क्या होगा, ये जो हमें एक्टिंग सीजे की नियुक्ति करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई वो 2 महीने की छुट्टी पे गए हैं, घर पे कुछ काम है और फिर अपन ने क्या कर दिया, एक नया ही सीजे बना दिया, तो ऐसा नहीं चलता है भाई। ऑफिस में भी किसी को छुट्टी लेनी पड़ती है तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति काम करता है ना उनका, वैसे ही है कि यहाँ पे एक्टिंग सीजे को जो है नियुक्त कर रहे हैं, जब तक कि ये क्या है भाई, कर्तव्य पालन में असमर्थ है या फिर एब्सेंट है या फिर इनका पद वेकेंट है। और जब ये आ जाएंगे दोबारा तो फिर यही काम करेंगे, ये वाली बात है यहाँ पे। तो ये आपको समझ लेनी है, जो कि आपको आराम से समझ में आ ही गई होंगी, ठीक है। अब किसको बनाएंगे ये, तो किसको बनाएंगे, तो किसको ये बनाएंगे, तो ये किसको बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो सुप्रीम कोर्ट के क्या है अपने पास अदर जजेज हैं, उनको उनमें से ही किसी को बना लेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेज हैं उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को बना देंगे और बोल देंगे कि भाई जब तक वो नहीं आ रहे फलाना साहब, तो तब तक आप क्या करो, यहाँ पे काम संभालो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जज हैं बढ़िया से बढ़िया काम जानते हैं, उनको यहाँ पे बिठा देंगे। कौन बिठाएंगे, तो वही बिठाएंगे कौन, जिन्होंने इनकी नियुक्ति की थी ना जजेज की, तो वही प्रेसिडेंट साहब बिठा देंगे, ठीक है। तो ये आपको सारा समझ में आ चुका है। अब आगे चलते हैं। 125 हो गया, 6 हो गया, 7 में हमने क्या करना है, अब एडोक पे लाना है। एक एडोक पे किसको लाएंगे, जजेज को लाएंगे, सीजे को नहीं लाएंगे ना एडोक पे। तो एडोक को हिंदी में बोले तो तदर्थ, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीशों की अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नियुक्ति कर रहे हैं, किसमें, 127 में। और वैसे भी देख सकते हो, देखो यहाँ 7 है, तो 7 और त से ही तदर्थ, तो वैसे भी याद रह जाएगा 7 और तदर्थ। अब इसमें क्या होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में जजेज की क्या हो जाए, गणापूर्ति कम हो जाए, ठीक है, गणापूर्ति पूरी नहीं हो, कोरम कम पड़ जाए, तब हम इनको लेके आएंगे। तो कब लाएंगे इनको, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनका जब क्या नहीं हो, कोरम पूरा नहीं हो, गणापूर्ति नहीं हो पाए, तो हम इनको लेके आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इनको लेके आ रहे हैं। और किसको नियुक्त करेंगे, तो अब हम इसमें किसको नियुक्त कर रहे हैं, तो इसमें हम लेके आ रहे हैं हाई कोर्ट के जो अपने जज हैं उनकी योग्यता रखने वालों को। यहाँ तो किसको लेके आए, सुप्रीम कोर्ट के अदर जज को, क्योंकि यहाँ हम बनाना किसको क्या था, सीजे, और यहाँ पे क्या बनाना है, जज ही तो बनाना है। तो हम क्या करें भाई, सुप्रीम कोर्ट का लिए तो बनाना है एडोक जज, तो हम हाई कोर्ट से ले आए जज, ठीक है। हाई कोर्ट की जज की जो भी क्या रख रहे हैं, क्वालिफिकेशन रख रहे हैं, उनको ये ले आए, ठीक है। योग्यता वाले को अपन बना देंगे। और कौन जो है, कौन करेगा इनको नियुक्त, तो इनको नियुक्त करने का काम कौन करेगा, अपने
सुप्रीम कोर्ट के CJI करेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के CJI करेंगे यहाँ पे। लेकिन ये क्या है, खुद नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, सलाह लेंगे। सलाह किससे लेंगे, तो ये सलाह लेंगे 2 लोगों से। 2 लोग कौन है, एक तो वही प्रेसिडेंट जी हैं, और क्या है, प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति, और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, इनसे भी क्या लेंगे ये सलाह, क्योंकि इनसे सलाह लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि इनके यहाँ से अपन जज जो है, जज की क्वालिफिकेशन रखने वाले लोगों को लेके जा रहे हैं। तो 2 व्यक्तियों से अपन को सलाह लेनी पड़ेगी। तो 2 लोग कौन हैं, तो 2 लोग ये हैं, 2 लोग कौन हैं, एक तो प्रेसिडेंट है, इनकी क्या लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति, ठीक है, पूर्व अनुमति ले ली। और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, इनकी अपन ने ये परामर्श ले लिया इनसे, ठीक है। तो ये 127 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जो ये तदर्थ समिति वाला कॉन्सेप्ट है, ये अपन ने कहाँ से लिया है, तो ये फ्रांस से जो है ये अपना प्रेरित है, ठीक है। तो फ्रांस से ये प्रेरित है। 128 देखते हैं। 128 क्या कहता है, तो देखो 8 में अपन ने क्या देखना है, क्या है, हमने सार्क कंट्री याद किया था ना, तो एस हो गया, ए हो गया, ये ए भी हो गया। अब आर से अपना क्या आएगा, तो आर से हमने क्या याद रखा था कि रिटायर्ड जज, क्या याद रखा था, रिटायर्ड जज वाली बात यहाँ पे की है। तो रिटायर्ड जज की क्या हो सकती है, उपस्थिति कहाँ पे हो सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट की बैठक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो बैठक वगैरह है उसमें हम किसको बुला सकते हैं, रिटायर्ड जजेस को बुला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनसे बढ़िया जो है सलाह कौन दे सकता है, तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस है ना। तो किसी भी टाइम पे अगर हमको ज़रूरत पड़ी किसी भी मामले में, तो हम किसको बुला लेंगे, रिटायर्ड जो जज हैं उनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बैठक में बुला सकते हैं। और इसके लिए हमें जो है प्रेसिडेंट से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है, प्रेसिडेंट की अनुमति से हम इनको बुला सकते हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अब इनको अगर आपने बुलाया है तो इनको जो भत्ते हैं वो सब सेम जो है मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा, ठीक है। भत्ते वगैरह सब मिलेंगे, सारी तनख्वाह वगैरह सब मिलेगी, भत्ते मिलेंगे, लेकिन इनको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है नहीं माना जाएगा, ठीक है। टाइटल नहीं मिलेगा, एक तरह से काम सारा करा लिया और फिर टाइटल नहीं दिया इनको। और ये नहीं कि 1 दिन के लिए बुलाएंगे, मैक्सिमम जो है 2 साल तक जो है इनको यहाँ पे आप बुला सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 साल तक इनका कार्यकाल यहाँ पे होगा। ये 128 हो गया कंप्लीट। 129 क्या कहता है, 129 को भी यहीं देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। तो 129 में क्या है, 129 में हमने देखना है कि सीट ऑफर की थी ना हमने, तो सीट हमने देखनी है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। तो भाई सीट सुप्रीम कोर्ट की मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, स्थान आसन कहाँ पे होगा, भाई कहाँ पे आसन लगाएगा ये, तो ये आसन लगाएंगे अपने दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे लगाएंगे, दिल्ली में। लेकिन इनका मन करे तो ये क्या है, जो CJI साहब का मन करे कि नहीं दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, कोई और दिक्कत आ गई, तो चलो आज शिमला चलते हैं, तो शिमला जाके भी अपना जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आसन लगा सकते हैं, ठीक है। तो CJI की अगर चाहे तो कहीं और भी ये आसन लगा सकते हैं। तो कहीं और ये आसन लगा है क्या, तो ये 2 बार लगा है, ठीक है, 2 बार लगा है, या फिर 2 जगह लगा है, ऐसे रख लो, ठीक है। तो 2 जगह कौन कौन सी लगा है ये, एक तो लगा है ये हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में लगा है, दूसरा लगा है श्रीनगर में, ठीक है। हैदराबाद और श्रीनगर में ये अभी तक लग चुका है। और जो ये अलग जगह जाएंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, वही प्रेसिडेंट की क्या लेनी पड़ेगी, सहमति, ठीक है, प्रेसिडेंट की सहमति लेनी पड़ेगी। अब ये नहीं कहीं और ये विदेश ही चल जाए, तो अपने भारत में ही कहीं ना कहीं लगाना है, ठीक है, इंडिया और इंडिया की यूटीज़ में ही कहीं पर ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट है। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या है, अगर रीजनल जो बेंच है, क्षेत्रीय जो आपको न्यायपीठ है, वो हमें देखना है, तो वो भी आर्टिकल 130 के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। क्षेत्रीय जो बेंच है उसकी अपन को स्थापना करनी है, तो 130 के अंतर्गत अपन कर सकते हैं। ये मैंने 129 सॉरी हमें 129 पढ़ना था ना, ये जल्दबाजी में ये 130 मैंने बता दिया, 130 है ये 128 था ना। 129 में तो ये है कि 129 में हमें क्या करना है, जो है हमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखने हैं। क्या रखने हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखने हैं। मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो भी क्या है अपने पास में फैसला है, वो क्या होगा यहाँ पे, जो क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय की तरह काम करेगा, ठीक है। एज ए प्रूफ अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे है 129 में। 130 मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं 131 की ओर। तो 131 में हमने क्या देखा कि ओ से ऑफर की थी ना, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है इसकी बात हमने 131 में की है। मतलब जो है मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, क्या है इसमें, मूल या जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वाली बात अपन को यहाँ पे करनी है 131 में। तो ये जो है ये थोड़े से कॉन्सेप्ट अपन अब कल की क्लास में देखेंगे, तो ज़्यादा कुछ अपना बचा नहीं है, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत है, तो ये चीज़ें और अच्छे से समझने वाली है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये कल की क्लास में थोड़ा सा इनको अच्छे से देखें। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और संसद,
ये 2 टॉपिक जो है ना ये बहुत ही बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट तो फिर भी छोटा है, लिमिटेड कंटेंट है, तो आप आराम से 2 क्लासेस में इसको हम कवर कर लेंगे। जबकि भाई संसद के तो बहुत सारे क्या हैं, आर्टिकल हैं, उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो संसद बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम एक क्लास में जितना होगा उतना ही करेंगे, ज़्यादा इसको नहीं फैलाएंगे, क्योंकि भाई संसद अगर आप पढ़ने बैठो तो आपको 10 दिन भी लग जाए तो भी पता नहीं चलेगा, और आएगा क्वेश्चन नहीं आएगा ये भी पता नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट है उसका अपन पूरा पढ़ लेंगे तो उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आप सही भी कर सकते हो, उसकी पूरी संभावना है। तो अभी तक जितना पढ़ा है तो वो याद रखना है आपको। ठीक है, 124 से लेके 131 तक के आर्टिकल अभी देखिए आप। और जो अपने भाग 5 में आता है, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि भाग 5 में अपना क्या है, ज्यूरिसडिक्शन जो है ये आता है, और इसमें हमने कौन कौन से आर्टिकल्स देखने रहते हैं। तो हमने इसे देखने रहते हैं टोटल 124 से 147 तक आर्टिकल, जिसमें हम देख चुके हैं 131 से तो 130 देख चुके हैं। 131 से लेके 147 तक के आर्टिकल्स देखेंगे कल की क्लास में, और ये हमने आज कंप्लीट कर ही लिए हैं। ठीक है, तो भाग 5 में है, और चैप्टर नंबर अपन बोले तो चैप्टर नंबर है कौन सा, 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है, संघ की न्यायपालिका। इसमें अपना किसका उल्लेख है, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये मुझे पहले बताना चाहिए था पर मुझे याद ही नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अब ये आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कहाँ पे है, अपने संविधान के भाग 5 में, चैप्टर नंबर 4 में। 4 में क्या है, संघ की न्यायपालिका। कितने से कितने आर्टिकल है ये, 124 से 147 तक टोटल अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके लिए सिफारिश कौन सी कमेटी ने की थी, तो तेज बहादुर सप्रू कमेटी थी, इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है, 1945 में, तब जाके ये 1950 में अपना सुप्रीम कोर्ट बना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं अभी तक। तो जो भी पढ़ाया है उसको अच्छे से देखें, रिवाइज करें। पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिल रही है, कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है, लेकिन आपसे देखा ही नहीं जा रहा है, आपसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, तो फिर आपका सिलेक्शन है तो कोई और आपके सिलेक्शन थोड़ी करवाएगा, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। हम तो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कैसे भी करके, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, फिर भी आपके लिए कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे कंटेंट टाइम पे देखा भी नहीं जाता, ना इसको अप्रिशिएट किया जाता है, ना ही लोगों को शेयर किया जाता है। तो वो आपकी इच्छा है, वो आप करें ना करें, पर जो भी क्लास देखने आए हैं, लास्ट तक बने हैं, तो उनसे यही निवेदन है कि भाई वो क्या करे, कम से कम खुद तो क्लास को देखें। एक बार नहीं समझ आती, 2 बार देखें, 3 बार देखें। ये यूट्यूब पे क्लासेस का फ़ायदा यही है कि भाई आपको अगर खुद से कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप कानों में बढ़िया ईयरफोन लगाओ, बढ़िया लेट जाओ, कहीं पे भी बैठने का भी मन नहीं कर रहा तो ईयरफोन लगा के लेट के कानों में सुनते रहो। बस एक जगह दिमाग लगाओ कि भाई क्या बोला जा रहा है, क्या सुन रहे हैं हम, क्या हमें याद है, क्या याद नहीं है। तो अपने दिमाग से क्वेश्चन करो, खुद से क्वेश्चन करो, तो चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। ठीक है, और देखो पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मुझसे भी अच्छे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मुझसे नॉलेजेबल हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। लेकिन मैं जो है, मैं आपको बस इतना सा हेल्प कर सकती हूँ कि भाई जो एक एस्पिरेंट है उसको क्या कहाँ पे समस्या आ सकती है, और अभी जो रिसेंटली पेपर हुए हैं वहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको एक साथ करके कम से कम समय में, ठीक है, मिनिमम टाइम और मैक्सिमम आउटपुट, ये वाला कॉन्सेप्ट है अपना, इसलिए क्लासेज आपको डिलीवर हो रही है। बाकी देखो क्लासेज बहुत सारे टीचर्स ने करा रखी है, किसी ने 50 क्लास है, किसी की 100 क्लास भी है, किसी के जो है अपने पास में 40 क्लास भी हैं। ठीक है ना, तो सभी तरह के स्टूडेंट भी हैं और टीचर्स भी हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छा भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब आपके पास में एग्ज़ाम में समय कम है, तो कम समय में हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेके आएँ, ये अपना क्या है फंडा है, इसी फंडे पे अपन काम कर रहे हैं। तो आपको अच्छा लगता है ये तो आप अप्रिशिएट करें। और पूरी प्लेलिस्ट अपनी पड़ी है, कहाँ पर, यहीं पर प्लेलिस्ट पड़ी है फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड, तो उसमें हमने प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स करा रखा है। ठीक है, मैथ्स के अलावा आपको मिल जाएगी यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर जो है वो अपने RBSC से करवाया हुआ है पूरा। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। बाकी के क्वेश्चन अगर बाहर जाते हैं तो भाई उसके लिए आपको और बुक्स पर रेफर करनी पड़ती है, इतना अभी समय नहीं है। तो आर्ट कल्चर जो है RBSC की बुक्स है, मैथ्स जो है पूरा आपको NCERT से करवाया गया है, और जो PYQ है उनका समावेश है। ठीक है, 21 क्लासेज हैं मैथ्स की, और मैथ्स को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, अभी भी टाइम है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 21 क्लासेज हैं। 21 क्लासेज में आपको आराम से 20, ये मान के चलिए कि आपके पास में 10 क्वेश्चन हैं और 25 घंटे, ये मान लो 25 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे अगर आप 2x से भी देखते हो तो। ठीक है, फिर आर्ट कल्चर की क्लासेज मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा पूरी की पूरी राजस्थान ज्योग्राफी करवा रखी है, इसके अलावा आपको शिक्षा मनोविज्ञान के जो PYQ हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के PYQ प्लस थ्योरी ये करवा रखे हैं। NEP पूरी करवा रखी है, RTE पूरी करवा रखी है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, हिस्ट्री में आपको इंडियन हिस्ट्री प्लस राजस्थान हिस्ट्री, दोनों हिस्ट्री जो है इनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। साथ में ये आपके इंडियन पॉलिटी का पूरा अभी कंप्लीट ही होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का एक पार्ट बचा है, संसद का एक पार्ट है, और आयोग की एक क्लास। तो ये लगभग इंडियन पॉलिटी का सिलेबस भी कंप्लीट होने को ही है।
और साथ में आपकी जो है करंट अफेयर्स की भी क्लास हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ क्रोनोलॉजी को कवर करेंगे। क्रोनोलॉजी में से क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, आपसे जितना हो उतना आप ये जो स्टैटिक पार्ट है ना, मैथ्स हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान, NEP, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इन पे आप फोकस करें। इसके अलावा साइंस का भी आपको जो केमिस्ट्री है उसका वन शॉट है, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। और साइंस के लिए अगर आपको फिजिक्स के नोट्स की ज़रूरत है तो फिजिक्स के नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे आपको जो है वहाँ पे कमेंट में मैसेज कर देना है तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। बाकी एक मैसेज पिन भी किया हुआ है तो वो आप देख सकते हैं। तो इसकी कुछ नॉमिनल चार्जेस रखे हुए हैं, तो वो PDF आपको परचेज करनी पड़ेगी। लगभग 40 पेज हैं और आपके जो 6 चैप्टर हैं उनके सारे NCERT के क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के PY के क्वेश्चंस, ओल्ड RBSC के कॉन्सेप्ट जो है इसमें पूरे समाहित कर लिए गए हैं। तो कि 40 पेज इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इनको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आपको भाई फिजिक्स के क्वेश्चन सही करने हैं, लगभग 2 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, ठीक है, 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री का मान लो, 2 क्वेश्चन फिजिक्स के, और बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो बायोलॉजी के अपने आते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी अपना सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें ज़्यादा मदद अपन आपकी नहीं कर पाएंगे। बाकी जो है ये सारा कंटेंट आपके पास में है। हिंदी की भी क्लासेस पड़ी हुई है, वन शॉट RBSC से बनाई गई थी पिछली बार। इतना कंटेंट है कि आप आराम से 40% क्रॉस कर सकते हैं बिना किसी दूसरे चैनल पे जाए, ठीक है। तो एक ही चैनल पे आपको इतना सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए और अपने साथियों को भी बताना चाहिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी जल्दी जॉब लगे और आप दोनों एक साथ अपनी खुशियाँ बांट सके। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। क्लास कैसी लगी है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता के जाए। ऐसी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।